Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेस्ड होगा सिंगल फेज RLC सीरीज सर्किट, सिंगल फेज RLC पैरेलल सर्किट और मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड हमारा बैंडविड्थ से रिलेटेड, क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड हमारे MCQ क्वेश्चंस होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इससे रिलेटेड हमारा कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और यदि मेरा चैनल आपको सही लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आपके जितनी भी वीडियो है आप उसको अच्छे से देख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द SI यूनिट फॉर क्वालिटी फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। तो हम क्वालिटी फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में QF से डिनोट करते हैं और इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द टोटल वोल्टेज, या ये भी बोलते हैं और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द टोटल वोल्टेज। और जब कोई भी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी? आपकी होगी नहीं। इट मींस क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज, VL फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, V फॉर टोटल वोल्टेज, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। या ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द टोटल वोल्टेज। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/R अंडर रूट L/C। क्वालिटी फैक्टर जो है आपका बताता है द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। मतलब जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा आपका, है ना, इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर डिसाइडेड या एबिलिटी हाउ मच एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर और कैपेसिटर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसकी रेशियो कह रहा ऑप्शन में हर्ट्स होगी, किलो हर्ट्स होगी, मेगा हर्ट्स होगी, नो यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो यूनिट होगा, क्योंकि इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी नो डैट द क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई द बैंडविड्थ। इट इज वन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई अनदर फ्रीक्वेंसी, हेंस हिंट है। एक डिफिनेशन ये भी हो गया कि जो क्वालिटी फैक्टर है आपका, एक डिफिनेशन और है आपका, क्वालिटी फैक्टर डिनोटेड आल्सो डिफाइंड एज FR अपॉन डेल्टा F। डेल्टा F को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, FR अपॉन बैंडविड्थ। तो ये दोनों सेम यूनिट है और ये रेशियो है, इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। तो QF इक्वल टू क्या होगा आपका? FR अपॉन डेल्टा F। तो जो इसका आंसर हो गया आपका, क्या हो गया आपका आंसर? जो होगा आपका D जो हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर व्हेन द बैंडविड्थ इंक्रीजेज। तभी हम रिलेशन देख रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर QF है, FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, FR फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होता है? बैंडविड्थ। इसको FR ऐसे भी लिखते हैं, बैंडविड्थ को हम लोग लिखते हैं F2 माइनस F1। ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है, ये अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मतलब इस रिलेशन से यदि हम देखें, कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर व्हेन द बैंडविड्थ इंक्रीजेस। अंडरस्टूड है कि जब बैंडविड्थ इंक्रीज होगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें, Q इजकल टू ये F जो है आपका, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसकी FR की यदि वैल्यू की बात करेंगे तो FR इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ओके,
ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो गया आपका, बैंडविड्थ है। क्वालिटी फैक्टर जो आपका है, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। और इनवर्सली का मतलब होता है कि यदि हम वो चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। और यदि ये चीज हम डिक्रीज करेंगे तो ये चीज क्या होगी आपकी, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यदि हम इफ बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, बिकॉम्स 0। तो क्या हो जाएगा आपका, बी जो होगा उसका क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, what happens to the quality factor when resonance frequency increases? तो अब आते हैं फिर रिलेशन में। रिलेशन क्या है आपका, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू एफ आर अपॉन डेल्टा एफ, मतलब बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, BW बैंडविड्थ। तो यहां इस रिलेशन से हम देखेंगे कि जो क्वालिटी फैक्टर है प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। मतलब यदि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर भी हमारा क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और यदि हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, ये Q इक्वल टू एफ बैंडविड्थ, एफ रेजोनेंस अपॉन बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, यहां पे हम देख रहे हैं। सो इफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, है ना। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो क्वालिटी फैक्टर है आपका वो क्या बताता है, वो ये बताता है द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन, क्या क्या आपका, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम, बिकम 0। तो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अकर्स व्हेन, कब होगा। तो पहले हम रेजोनेंस के लिए सीरीज रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो आर हो गया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हमारा क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और ये मान लीजिए हम सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दिए, सिंगल फेज एसी, ये सप्लाई हो गया आपका। ये रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। आर के क्रॉस जो वोल्टेज है वी आर हो गया, एल के क्रॉस हो गया वी एल, और सी के क्रॉस क्या हो गया आपका वी सी, और जो इसके क्रॉस करंट होगा आई होगा। तो हम यदि हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो सीरीज में सर्किट है तो करंट क्या होगा आपका, सेम होगा। तो जिधर की तरफ आई है, यदि प्योरली रजिस्टिव के केस में बात करेंगे तो ये रिफरेंस वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, तो ये दोनों सेम फेज में होगा। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज हमारा π/2 से करंट से क्या करता है, लीड करता है। और कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज हमारा क्या करता है, π/2 से लैग करता है। तो जब भी रेजोनेंस होता है तो जो भी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इट मीन्स फॉर रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। फॉर सीरीज रेजोनेंस, ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या हो गया हमारा, VL किसके इक्वल हो जाएगा, VC के। वोल्टेज इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और VL इक्वल टू क्या होता है आपका IXL, और VC इक्वल टू क्या होता है IXC। I से I क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। इट मीन्स XL इक्वल टू क्या होगा आपका XC होगा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इज, the frequency of a system is said to be resonating when the value of the capacitive reactance, XC को बोलते हैं हम लोग, XC is known as capacitive reactance, capacitive reactance, and XL को बोलते हैं inductive reactance, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो इट मीन्स ए जो होगा आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा XL इक्वल टू XC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
The current lead the supply voltage in a series RLC circuit has its frequency क्या होगा, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी एबव होगी, बिलो होगी, इक्वल टू होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो करेंट इज लीडिंग द वोल्टेज इंडिकेट, अब देखिए मैंने कल डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि सिविल आप याद कर लीजिए। मान लीजिए सी फॉर क्या है आपका, कैपेसिटर है। कैपेसिटर केस में करंट क्या है, आगे है। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो क्या करेगी, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगी। तो जब करंट लीड करेगी तो अंडरस्टूड है हमारा वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर के केस में लैग करेगा। तो करंट इज लीडिंग, अच्छा इसके जस्ट इंडक्टर है एल, और एल के केस में करंट क्या है आपका, पीछे है, मतलब ये लैग करेगी। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या होगा आपका, वोल्टेज जो होगा आपका क्या करेगा, लीड करेगा, और करंट हमारी क्या करेगी, लैग करेगी। तो यदि करंट लीडिंग होता है इसका मतलब कैपेसिटर है, डोमिनेटिंग है, इट मीन्स जो सर्किट है क्या आपका, एक्सी जो है, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। क्यों भाई, ऐसा क्यों, कोई करंट लीड कर रही है। यदि करंट लैग करती इट मीन्स एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। XC is greater than XL, it means 1 by omega C is greater than omega L, omega is less than 1 by under root LC. So frequency less than resonance frequency, यहां से क्या हो जाएगा आपका above below, तो B जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what is the power factor of a series RLC circuit under resonance condition? तो सीरीज रेजोनेंस की जब बात करते हैं, वेन एवर टॉकिंग अबाउट सीरीज रेजोनेंस, उस केस में अभी हमने पढ़ा एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्सी होगा। तो इम्पिडेंस जो होता है जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर है। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। इट मीन जो इंपीडेंस होगा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर फैक्टर। दिस कैन बी रिटेन एज आर बाई जेड, और ये दोनों इक्वल है तो पावर फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा आपका, यूनिटी हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस इंपीडेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है। दैट्स वाई पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यूनिटी हो जाएगी। तो क्या क्या ऑप्शन है, 0, 1, इन्फिनिटी, 1000। ओके, तो यहाँ पे रिले देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि द पावर फैक्टर फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन इज ऑलवेज यूनिटी। क्या होगी आपकी, हमेशा यूनिटी होगी, बिकॉज द करेंट इज इन फेज विथ द, अब जैसे ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि अब इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस, इट मींस करेंट और वोल्टेज जो होगा दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा, है ना। तो फाई के एंगल क्या होगा, 0 होगा, और कॉस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो बी जो होगा आपका आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, है ना। तो अभी इसको हम Q से भी डिनोट करते हैं, या QF से, या Q से। अभी हमने डिस्कस किया था ये Q इक्वल टू क्या होता है, FR अपॉन बैंडविड्थ। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो क्या क्या ऑप्शन है, बैंडविड्थ इनटू FR, बैंडविड्थ अपॉन FR, FR अपॉन बैंडविड्थ, और Q इक्वल टू FR इंटू 2। तो एक्सप्लेनेशन है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर इज Q इक्वल टू FR अपॉन बैंडविड्थ, जहां पे FR क्या है आपका, FR जो है आपका सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपका, बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ। ओके, तो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी एंड Q द क्वालिटी फैक्टर। तो क्या हो जाएगा आपका, C जो होगा आपका आंसर, सॉरी C जो होगा आपका आंसर होगा, ये C है आपका, ये B नहीं है, C है। नेक्स्ट, इफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज RLC सर्किट इज 50 किलोहर्ट्ज along with a bandwidth of 1 kilohertz, find the quality factor।
कोई नहीं, हम जानते हैं, वी नो डैट क्वालिटी फैक्टर QF इक्वल टू होता है FR अपॉन डेल्टा एफ, मतलब बैंडविथ, FR अपॉन बैंडविथ होता है। और FR की वैल्यू कितना हो गया 50 किलोहर्ट्ज, और बैंडविथ कितना हो गया आपका 1 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज से क्या हो जाएगा, किलोहर्ट्ज कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50 होगा। इसकी कोई रेशियो होती नहीं है, तो वहीं आपका क्या है सॉल्यूशन है कि वी नो डैट क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविथ। ये फार्मूले में पुट किया तो आपका ऑप्शन क्या है 15, 50, 1000, 5000, तो बी जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन, करेंट मैग्निफिकेशन, रेजिस्टेंस मैग्निफिकेशन, इम्पीडेंस मैग्निफिकेशन। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वालिटी फैक्टर 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन, बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर इन रेजोनेंस कंडीशन इज इक्वल टू Q टाइम्स द सोर्स वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर के केस में जब भी हम सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं, वेन एवर टॉकिंग अबाउट सीरीज रेजोनेंस, तो उस केस में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है, VL इक्वल टू VC। तो उस केस में वोल्टेज मैक्सिमम होता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन, बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर इन रेजोनेंस कंडीशन इज इक्वल टू Q टाइम्स द सोर्स वोल्टेज। तो इसको हम लोग आंसर क्या हो गया आपका A हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट रेजोनेंस कंडीशन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज द सोर्स वोल्टेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, मच लेस देन होगा। तो जब भी आपका रेजोनेंस होगा आपका, है ना, इन रेजोनेंस कंडीशन the voltage across the capacitor and inductor is greater than the source voltage, because the voltage across the capacitor or inductor in resonance condition is equal to Q times the source voltage। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो सर्किट हमारा इस तरीके से कनेक्टेड होगा, हम सप्लाई देंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और ये क्या हो गया आपका V इक्वल टू V0 साइन थीटा। तो जो भी हम क्या करते हैं, हम जैसे ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग मतलब L और C की वैल्यू चेंज करते हैं, और हम देखते हैं कि केस आता है जब ये दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी इक्वल होती है, मतलब ये सोर्स वोल्टेज से क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा A ग्रेटर देन। ओके, नेक्स्ट, what is the voltage across the capacitor when the source voltage is 100 volt and Q factor is 10? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज अक्रॉस, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गिवन है हमें VC इक्वल टू हाउ मच 100 वोल्ट, एंड क्वालिटी फैक्टर हमें गिवन है QF इक्वल टू 10 गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो एक रिलेशन होता है ना, अभी हमने जो क्वालिटी फैक्टर की जो डिफिनीशन होती है, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द सोर्स वोल्टेज बोलते हैं या रिजल्टेंट वोल्टेज, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन सोर्स वोल्टेज। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या पता है, हमें सोर्स वोल्टेज पता है, हमें क्वालिटी फैक्टर पता है, यू हैव टू फाइंड, मतलब इट मीन्स QF कैन बी रिटेन एज VC अपॉन VS, और हमें क्या फाइंड करना है, VC फाइंड करना है, और VS 100 है और ये 10 है, तो हाउ मच 1000 वोल्ट। तो यहीं से ये रिलेशन है,
we know that voltage across the capacitor in resonance condition is equal to Q times the source voltage. तो Q is equal to लिख सकते हैं Vc by Vs, where Vc is the capacitive voltage and Vs is the source voltage. तो यहाँ से Vc की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1000 वोल्ट. तो जो C होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सोर्स वोल्टेज when the voltage across the capacitor is 1000 volt and quality factor is 10. अभी हमने डिस्कस किया कि जो क्वालिटी फैक्टर QF है वो क्या होता है आपका Vc बाई सोर्स वोल्टेज और VL बाई सोर्स वोल्टेज. ओके, और हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिया है, मतलब Vc दिया है 1000 एंड क्वालिटी फैक्टर क्या दिया है 10 दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है Vs. तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज Vs इक्वल टू 1000 by 10. It means how much, 100 volt. Okay, so we know that the voltage across the capacitor in resonance condition is equal to Q times the source voltage. Q equal to क्या हो गया Vc by Vs, where Vc is the capacitive voltage and Vs is the source voltage. तो यहाँ से Vs की जो वैल्यू ऑप्शन क्या क्या है 120, 2000, 100, 900. तो 100 जो होगा क्या होगा आपका आंसर होगा, जो C होगा आपका क्या होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन द Q फैक्टर इंक्रीजेज. ओके, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन, मतलब QF इक्वल टू क्या होगा Vc बाई Vs. तो कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज होगा तो Q का अंडरस्टूड है कि जो क्वालिटी फैक्टर है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है. तो ये जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी, जब इसको डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी. ओके, तो वी नो दैट voltage across the capacitor in resonance condition is equal to Q times the source voltage. Hence, as the Q factor increases, the voltage across the capacitor क्या होगा, या आप सेम कॉन्सेप्ट है कि QF also proportional to voltage across inductor. यदि हम voltage across inductor को बढ़ाएंगे तो QF क्या होगा इंक्रीज होगा. मतलब क्या है, QF होता क्या है, QF होता है the ability to store energy across inductor and capacitor. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या है, A है increases, B decreases, C remain the same, D becomes 0. तो हमारा ऑप्शन जो होगा A होगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा. नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज ऑफ क्या नेचर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, मैग्नेटिक होगा, नाइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर मैग्नेटिक, आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक. आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि जो R, L, C तीनों पैसिव एलिमेंट होते हैं, तीनों एज ए लोड काम करते हैं. ओके, और रेजिस्टेंस जो होता है उसका नेचर होता है फ्लो ऑफ करंट का अपोज करना, इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है. इंडक्टर होता है एनर्जी को स्टोर करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, सब चीजें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं. ये होता है इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और कैपेसिटेंस को ऐसे करते हैं. कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फैरेड होती है, और जो आपका इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हेनरी होती है, हेनरी. और कैपेसिटेंस भी स्टोर करता है एनर्जी को, और किसके वजह से, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, तो सिंस कैपेसिटर स्टोर चार्ज इन बिटवीन द प्लेट एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टैटिक चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, सो we can say energy stored in the capacitor is of electrostatic nature. तो ऑप्शन क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, नाइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर मैग्नेटिक, और तो ऑप्शन क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. हमारा आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज ऑफ नेचर, किसकी वजह से होगा इंडक्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, नाइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर मैग्नेटिक, आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंडक्टर है एल से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है आपकी? हेनरी होती है। ओके, और जो एनर्जी स्टोर करता है, ये स्टोर करता है एनर्जी को किसके वजह से? तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सॉल्यूशन देखें हम। सिंस इंडक्टर स्टोर करंट विच इन्वॉल्व मूविंग चार्ज एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ऑफ मैग्नेटिक नेचर, सो वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज ऑफ मैग्नेटिक इन नेचर। तो बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एट रेजोनेंस द सर्किट अपीयर्स, क्या होगा? सर्किट क्या होगा? जब रेजोनेंस होगा तो सर्किट का बिहेवियर क्या होगा? इंडक्टिव, कैपेसिटिव, आइदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव और रजिस्टिव। तो जब ये रेजोनेंस होता है तो अभी हमने फेजर देखा, तो फेजर में ये आपका आई होता है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस VL, और ये क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो जब भी रेजोनेंस होता है, ये वोल्टेज एक जब भी रेजोनेंस होगा फॉर सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, जो भी VL होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? VC के। तो ये बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, मतलब अब क्या होगा? I और VR क्या होगा आपका? सेम फेज में होगा। सेम फेज में कब होता है? जब हमारी रजिस्टिव सर्किट होती है। जैसे इसको इस तरीके से VL इक्वल टू VC, तो यहां से क्या आता है आपका? XL इक्वल टू XC, तो Z इक्वल टू क्या आ जाता है आपका? R आ जाता है। इट मीन्स सर्किट का जो बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा? प्योरली रजिस्टिव। द रेजोनेंस द सर्किट अपीयर्स रजिस्टिव बिकॉज द कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव एनर्जी आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजिस्टिव होगा। सॉरी, ये जो डी है इसका डी आंसर होगा, डी। एट रेजोनेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज द मैग्नेटिक एनर्जी, क्या होगा? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डिपेंड ऑन द सर्किट। तो एट रेजोनेंस एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर बिकॉज capacitive reactance and inductive reactance are equal at resonance. The capacitor store electric energy and inductor store magnetic energy, hence there क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजोनेंस के केस में क्या होता है? जब रेजोनेंस होगा हमारा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा। मतलब बोथ एनर्जी जो स्टोर होगा L और C के क्रॉस, दोनों का क्या होगा आपका? इक्वल होगा। तो C इसका क्या हो जाएगा आपका? C जो होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर एट एनी इंस्टेंस इज E इक्वल टू LIm स्क्वायर बाई 2, ELIm by 2, ELIm square, E equal to LIm square into 2. At any instant, the magnetic energy stored in an inductor is E equal to LIm square by 2, where Im is the maximum current and L is the value of inductor. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का? 1/2 LIm स्क्वायर। L क्या हो गया आपका? इंडक्टर हो गया। L जो हो गया इंडक्टर हो गया। Im क्या है आपका? मैक्सिमम करेंट है, मैक्सिमम करेंट। ओके, तो जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? A जो होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी store in a capacitor at any instant is CVm square
1/2 इंटू सी वी एम स्क्वायर, सी वी एम बाई 2। अंडरस्टूड है कि जो एनर्जी होगा आपका ई होगा आपका कैपेसिटर के अक्रॉस 1/2 सी वी एम स्क्वायर, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। तो यहां से आते हैं तो क्या होता है Q इंटू सी वी। तो जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो वोल्टेज के, तो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंस इज क्या होगा, हाफ इंटू सी वी एम स्क्वायर, वेयर सी द कैपेसिटेंस एंड वी एम इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब सी जो है आपका कैपेसिटर की वैल्यू है और वी एम जो है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर जो होगा आपका 1/2 सी वी एम, बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी। 20 क्वेश्चन, Q is the ratio of active power to the reactive power, reactive power to the active power, reactive power to the average power, reactive power to the capacitive power। जो Q होता हमारा, तो Q is the ratio of the reactive power to the average power। The reactive power is due to the inductance or capacitance and average power due to the resistance। तो ये जो रेशियो हो जाएगा आपका C जो होगा हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एट बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इज। जब भी बैंडविड्थ की बात करेंगे है ना, तो फ्रीक्वेंसी की ओ रेंज है ना, फ्रीक्वेंसी की ओ रेंज, ये मान लो फ्रीक्वेंसी है और ये करंट हो गया, मान लो करंट, तो ये मैक्सिमम करंट है मान लो IM, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो बैंडविड्थ उसको बोलते हैं द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम अपॉन √2। तो ऑप्शन क्या है, I इक्वल टू IM/12, I इक्वल टू IM स्क्वायर, I इक्वल टू IM, I इक्वल टू IM/√2। तो एट द बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई √2। मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच, ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन होती है कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम अपॉन √2। क्या हो जाएगा, IM/√2। और बैंडविड्थ को हम लिखते हैं F2 माइनस F1, जहां पे F2 को बोलते हैं हम लोग वेयर F2 इज अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और F1 जो होता है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो आंसर हो जाएगा डी जो होगा इसका क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, एट बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वहीं सेम होगा, V इक्वल टू VM/6, VMQ, V इक्वल टू VM, V इक्वल टू VM/√2। तो एट द बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM/√2। नेक्स्ट, एट रेजोनेंस bandwidth includes the frequency range that allow % of the maximum current to flow। अभी डिस्कस किया, एट रेजोनेंस bandwidth includes the frequency range that allow 70.2% of the maximum current to the flow। This is because in the bandwidth frequency range the value of the current is equal to the maximum value of current divided by। अभी हमने बैंडविड्थ के केस में डिस्कस किया कि जो बैंडविड्थ के केस में जो करंट होती है क्या होती है, मैक्सिमम बाई √2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर जो होगा इसका 70.7। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द बैंडविड्थ रेंज व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 50 एम्पीयर। मतलब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये वैल्यू क्या होती है, एट द बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम, मतलब I इक्वल टू अभी डिस्कस किया, I इक्वल टू क्या होता है आपका IM/√2, और IM हमें क्वेश्चन में गिवन है 50/√2 हाउ मच 35.36 एम्पियर। ओके, तो हमारा आंसर क्या है 86, 35, 65,
तो बी जो होगा इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, बैंडविथ इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बीच, हाँ पावर, फुल पावर, डबल पावर, वोल्टेज। अभी हमने वेव फॉर्म से देखा द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज, तो एक होता है F1 और एक क्या होता है आपका F2। तो जो बैंडविथ होता है आपका, बैंडविथ जो होता है डिफरेंस होता है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर, इसको डेल्टा एफ से भी डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, तो करेंट फॉर द एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ बैंडविथ इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम करेंट। सो पावर एट द एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडविथ इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। हमें ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बैंडविथ मतलब सीरीज रेजोनेंस होगा, बैंडविथ के केस में हमारा पावर जो होता है वो Pm/2 हो जाता है, हाफ वैल्यू हो जाती है। क्यों कि करेंट जो हमारी है वो Im/√2 होती है। दैट्स वाई पावर जो होता है बैंडविथ के केस में मैक्सिमम/2। सो बैंडविथ इज द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, किसके बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो ए होगा इसका आपका, ए जो होगा आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।